नाउ स्टूडेंट्स देखिए, कल की क्लास में ग्रेविटेशन में हमने क्या पढ़ा था। आपको मैंने बताया था कल की क्लास में ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। ओके। और यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैंने आपको निकालना बता दिया था कल की क्लास में, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर में। देखिए बच्चों, ये कल की क्लास में हमने ये बात आपसे करी हुई थी, कहाँ गया भाई। देखिए स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमारी आपकी बात हुई थी, ये फॉर्मूला हमने आपको बना के दिखाया था, एफ इजिकल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर या एम वन इंटू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। ओके। अब देखो, इसके बाद बच्चों कल मैंने आपको कैपिटल जी की यूनिट निकाल के दिखाई थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक, आप लोग को याद होगा। और बिल्कुल आपको निकालना भी आना चाहिए जिस तरीके से मैंने कल आपको बताया था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब देखिए वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, है ना, ये आपको याद करना है। ये आपको याद करना है कितना होता है जी का वैल्यू, कैपिटल जी का वैल्यू कल मैंने आपको बताया था, याद करना है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग वैल्यू होता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कैपिटल जी का जो वैल्यू है, ठीक, वो क्या है, इतना 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक। उसके बाद अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए जरा, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए देखिए, कल की क्लास में हमने बात करी थी कि मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। इसका मास है m1 और इसका मास है मान लीजिए m2, ठीक। और ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है मान लीजिए d, क्या है d, ठीक। ओके। इसने इसको अट्रैक्ट किया ये इस तरीके से, याद है आप लोगों को, ये इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे F फोर्स से, ये एक्शन हो गया, तो ये भी इसको उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ठीक। और इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस कितना है d है, ठीक, या r है, जो बोलना आप बोल सकते हो। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना आया था, याद है। ये जो फोर्स होता था, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 इंटू m2, ठीक। एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, ठीक। this force is inversely proportional to the square, sorry, this force is inversely proportional to the distance, नहीं, this is inversely proportional to the square of the distance, okay। ये आपका सेकंड रिलेशन था, याद करके आए होगे, मैंने बोला था याद करके आइएगा, कंबाइनिंग 1 and 2, तो क्या आ जाएगा, f is proportionate to m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। यहां से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर, ठीक। ये चीज आपने कल देखी थी। अब इसमें होता क्या है जरा समझिए, ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट पे, ठीक। अगर दोनों का मास का प्रोडक्ट कम होगा, लेस होगा, तो फोर्स भी कम होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। सबसे पहले एग्जांपल देखने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करेगा। भाई अगर दो मासेस हैं आपके पास तो क्या होगा बताइए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। दो मासेस हैं, अगर इसके पास कुछ मास है, इसके पास कुछ मास है, तो मासेस के कारण अट्रैक्शन होता है। अब देखिए बच्चों, ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसको मैंने रखा, और ये रिमोट है मैंने रखा, ये बॉडी m1 मास की, ये बॉडी m2 मास की। आप बताइए क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जल्दी बताओ। ये इसको ऐसे और ये इसको, क्या ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे कि नहीं, जल्दी बताइए। अरे भाई, यस, यस अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये इसको अट्रैक्ट ऐसे कर रहा होगा, ये इसको ऐसे कर रहा होगा, तो ये एक दूसरे के पास क्यों नहीं आ जाते, यानी कि ये इसको ऐसा खींच क्यों नहीं पा रहा है, या इसको ऐसा क्यों नहीं खींच पा रहा है, क्योंकि इन दोनों के मासेस बहुत कम है, इन दोनों के मासेस बहुत कम है। भाई चेक कर लो, m1 भी बहुत कम है, m2 भी बहुत कम है, बहुत कम मास है ये। तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत कम है। कोई पूछेगा क्यों, तो कहते ना भैया m1 और m2 की वैल्यू बहुत कम है। तो m1 और m2 की वैल्यू बहुत कम है,
यानी कि इसका भी मास बहुत कम है, इसका मास बहुत कम है, तो दोनों मासेस बहुत कम है, दोनों का प्रोडक्ट भी बहुत कम होगा, तो फोर्स बहुत कम होगा। ये नीचे क्यों जाना चाहता है? क्योंकि जब नीचे जाने वाली बात है ना, तो नीचे जो जाना चाहता है वो इसलिए क्योंकि जब ये नीचे, देखो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं भाई, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना, बात समझो। तो अभी आपने इन दोनों बॉडी की बात करी है, इसके नीचे तो अर्थ है भाई। अब बताओ समझ में आया क्या कहना चाहता हूं मैं? ये रिमोट रखा हुआ है और ये प्लास्टिक का बॉक्स रखा हुआ है, नीचे तो अर्थ है। अर्थ तो कितनी बड़ी होती है सोचो। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा नहीं है, बल्कि एक सेकेंड, ये मैंने रिमोट उठा लिया गलती से, एक मिनट रुक जाओ भाई, माउस उठा लिया, सॉरी। हाँ, इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा नहीं है, मास बहुत कम है ना। लेकिन ध्यान दो जरा, ये बॉक्स क्यों नीचे जाना चाहता है, ये रिमोट क्यों नीचे जाना चाहता है? क्योंकि जब इस बॉक्स की बात करोगे, ये वाला बॉक्स और अर्थ, फिर बॉक्स हो जाएगा m1 और अर्थ हो जाएगा m2। आया कि नहीं आया? तब तो m1 m2 बहुत ज्यादा होगा। अरे अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा होता है, यस और नो, बताइए। ठीक, तो दो ऑब्जेक्ट आपने ऐसे रखे हैं, एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि दोनों के मासेस बहुत कम है। इसके कंपैरिजन में अगर इसका मास m1 अर्थ के मास m2 के साथ लोगे, तब तो दोनों के बीच का जो m1 m2 का प्रोडक्ट होगा बहुत ज्यादा होगा, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है ना, तो वहां पर आपको m1 इंटू m2 बहुत ज्यादा मिलेगा, जिससे फोर्स बहुत ज्यादा होगा, इसलिए नीचे जाना चाहता है। यानी कि इसको अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे खींच रही है। तो क्या ये जो है, ये अर्थ को नहीं खींच रहा, ऊपर खींच रहा है, लेकिन अर्थ ऊपर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अर्थ का इनर्शिया बहुत ज्यादा, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो अर्थ जिस पोजीशन में वैसे ही रहना चाहती है। सेम इसके साथ भी है, इन दोनों का मासेस m1 m2 है ना, ठीक, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है, क्योंकि m1 m2 बहुत कम है। इसका मास m1 मानोगे और अर्थ का m2, तो ये नीचे इसीलिए जाना चाहता है क्योंकि अर्थ इसको नीचे अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ये भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अर्थ ऊपर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अर्थ का इनर्शिया बहुत ज्यादा, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। बात समझ में आई? ये चीज है, ओके। तो यही चीज हमारी बुक में बना हुआ है, देख लीजिए। ये दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ये इसको ऐसे खींच रहा है, ये इसको, लेकिन एक दूसरे के पास नहीं आते। क्यों? क्योंकि इनका मासेस बहुत कम है। पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है किताब में, ठीक। इस बात को देखिए जरा, यहां पे देखिए क्या लिखा है, इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, ओके, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। इफ वी डबल द डिस्टेंस between two bodies, the gravitational force becomes 1/4। ठीक, मतलब अगर दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस क्या करोगे, डबल करोगे, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है? देखो बच्चों, ये बात मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम बनाकर। ये मास m1 है, ये मास m2 है, ठीक। इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, सही है। अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d। और अगर हम डिस्टेंस क्या कर दें, डबल कर दें, मास वही है आपके, मासेस आपके वही है, मास m1 और ये वाला मास हो गया m2, ठीक। ये डिस्टेंस d, अगर इसको हम डबल कर दें, ठीक, ये देखिए, ये मास इसका m1 और इसका मास m2, लेकिन डिस्टेंस हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। पहले डिस्टेंस d था, अब 2 टाइम्स हो गया d, डिस्टेंस बढ़ा दिया। अब आप खुद सोचो, अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे ऐसा, तो फोर्स कम हो जाएगा भाई, दूर दूर चले जाएंगे। तो जब दूर दूर चले जाएंगे तो एक दूसरे को अच्छी तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक, कितनी कम हो जाएगी वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। तो अभी हमने क्या किया, डिस्टेंस d की जगह हमने 2d कर दिया, यानी कि डबल कर दिया, ठीक। ओके, अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर अगर आप फॉर्मूला लगाओगे, अभी इस केस में जब दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, g m1 m2 अपॉन में d का स्क्वायर, ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1। और यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग रहा है दोनों के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स, सपोज इसको f डैश बोल दिया, कितना,
एफ डैश। ठीक, नए वाले फोर्स को हमने क्या बोला, एफ डैश। तो क्या हो जाएगा, जी m1 m2 मासेस तो वही अपॉन में d का स्क्वायर, लेकिन d की जगह 2d लिखेंगे। सुन लो ध्यान से भाई, जी m1 m2 अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है, 2d है, सो 2d का स्क्वायर हो जाएगा। d की जगह 2d, यहाँ d का स्क्वायर है क्योंकि दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस d है, और यहाँ दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 2d है, तो 2d का स्क्वायर। ठीक, यहां से कितना हो जाएगा, एफ डैश इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और d का स्क्वायर d स्क्वायर। ठीक, ओके, ये चीज हो गई। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसको आप क्या लिख सकते हो, क्या आ गया आपके पास, एफ डैश इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन 4d स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन 4d स्क्वायर। ठीक, यहां से एफ डैश इज इक्वल्स टू जी, अब देखो अपॉन में 4 है, इसको 1/4 लिख सकते हो ऐसे बाहर। अब कुछ लोग नहीं सोच पा रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ, अपॉन में डी स्क्वायर। हाँ भाई बताइए, कोई समस्या है इसमें, क्या किया भाई, अपॉन में 4 का मतलब 1/4 बाहर आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे देख लो, 1/4 इंटू, अब 1 को मल्टीप्लाई करोगे जी m1 m2 से तो इतना ही आएगा, और नीचे 4 इंटू डी स्क्वायर, 4d स्क्वायर हो जाएगा वापस। ये वाले स्टेप से यहां आने में कोई दिक्कत बताइए, बोलिए। अपॉन में मतलब हाँ नहीं है। ठीक, अब सुनो, तो यहां से हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल्स टू, एफ डैश इज इक्वल्स टू 1/4, और ये जो पूरा लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर की जगह तुम f लिख सकते हो, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर की जगह तुम f लिख सकते हो। तो ये देखो यही बात आपकी किताब में लिखी हुई है कि अगर डिस्टेंस को तुमने कितना कर दिया 2d, तो फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ द प्रीवियस वन, मतलब जितना फोर्स पहले था उसका 1/4 टाइम्स हो जाएगा। 1/4 का मतलब होता है कम हो जाना, 1/4 टाइम्स कम हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लो पहले दोनों के बीच का फोर्स लग रहा था 100 न्यूटन, जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो अब कितना लगेगा इसका 1/4, डिस्टेंस को डबल करने से एफ डैश कितना निकल के आएगा 1/4 ऑफ द एफ, एफ कितना था 100, तो अब 100 का 1/4 यानी कि कितना लगेगा 25 न्यूटन। तो एफ डैश अब कितना लगेगा बताइए, कितना लगेगा बोलिए 25 न्यूटन। ये सुनो, आई बात समझ में कि नहीं बताइए, ठीक है। अब इसी चीज को आप डायरेक्ट सोच लीजिए, डायरेक्ट कैसे सोचते हैं, अगर डिस्टेंस को उसने डबल कर दिया, डबल का मतलब होता है 2 टाइम्स, तो 2 का रेसिप्रोकल करो 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर कर दो। सुन लो भाई, मैं कुछ बातें आपको बता दे रहा हूं शॉर्ट में, शॉर्ट में कैसे सोचोगे, अगर डिस्टेंस को उसने क्या किया डबल, डबल का मतलब होता है 2 टाइम्स, तो क्या करो अपने मन में सोचो 2 का रेसिप्रोकल कर दो। क्यों रेसिप्रोकल कर रहे हो, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर होता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए रेसिप्रोकल कर दिया। अगर उसने डिस्टेंस डबल कर दिया, डबल का मतलब 2 टाइम्स कर दिया, तो 2 का क्या करोगे रेसिप्रोकल, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करोगे, कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो फोर्स कितना हो जाएगा 1/4, डायरेक्ट सोच सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो बच्चों उसने डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया, ठीक, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाकर ट्रिपल कर दिया, मतलब पहले डिस्टेंस d था, अब 3 टाइम्स कर दिया, तो क्या करेंगे 3 टाइम्स करने का मतलब है 3 का रेसिप्रोकल करेंगे 1/3 और उसका स्क्वायर कर देंगे 1/9, तो फोर्स कितना हो जाएगा 1/9। आया कि नहीं आया बताइए, आया। अब मैं क्वेश्चन करूं, अगर आ गया है तो सुनो, अगर डिस्टेंस 4 टाइम्स कर दें तो क्या होगा, मास कांस्टेंट है, मास नहीं चेंज कर रहा है, ठीक, जरा मुझे बताओ अगर उसने क्या किया है डिस्टेंस को अगर 4 टाइम्स कर दिया, तो बताओ फोर्स कितना हो जाएगा, बोलो
डिस्टेंस को 4 टाइम, यस 1/16 टाइम, वेरी गुड। 4 का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल 1/4 हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। तो डिस्टेंस सॉरी फोर्स कितना हो जाएगा, 1/16 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन। अब इसी का रिवर्स केस, अगर डिस्टेंस हाफ कर दे, डिस्टेंस क्या कर दे, हाफ, हाफ का मतलब पहले d था, अब कितना कर दिया, d/2। ठीक, d/2 का मतलब होता है d का हाफ करना, हाफ करने का मतलब 1/2 कर दिया। तो डिस्टेंस 1/2 कर दिया, तो 1/2 का क्या करोगे, रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है और 2 का स्क्वायर कर दोगे, तो आंसर 4। तो फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, ये सुनो बताइए। और खुद सोचो, डिस्टेंस अगर हाफ कर रहे हो मतलब पहले यहां रखा था d डिस्टेंस पे, अब d अभी करके भी दिखाऊंगा, पहले ऐसे आप सीख लो डायरेक्ट। पहले यहां रखे थे दोनों ऑब्जेक्ट, अब हाफ डिस्टेंस पे रख दिए, d/2 पे, डिस्टेंस हाफ कर दिया, हाफ का मतलब 1/2 कर दिया, पास पास आ गए, पास पास आ जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो फोर्स कितने टाइम्स बढ़ेगा, 4 टाइम्स। अभी करके भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले शॉर्ट में सीखो आप। ये मैं आपको पहले शॉर्ट में सिखा रहा हूं। चलो बताओ, अगर डिस्टेंस को बच्चों उसने 1/3 कर दिया, यानी कि d/3 कर दिया, तो फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा बताइए। डिस्टेंस को 1/3 कर दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा बताइए, बोलिए। बहुत आसान है भाई, 1/3 का रेसिप्रोकल करो, कितना आएगा, 3, 3 का स्क्वायर करो 9। नहीं आया, बताइए। डिस्टेंस का उसने क्या किया, डिस्टेंस को 1/3 कर दिया, यानी कि 1/3 का क्या करोगे, रेसिप्रोकल 3 और 3 का स्क्वायर कर दोगे, आंसर आएगा 9। तो फोर्स हो जाएगा 9 टाइम्स। आया कि नहीं आया बताइए, बोलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग बताइए। अगर डिस्टेंस को उसने 1/4 कर दिया, यानी कि d/4 कर दिया, अगर डिस्टेंस को उसने 1/4 कर दिया, ठीक, अगर डिस्टेंस को उसने कितना कर दिया, डिस्टेंस को उसने कितना कर दिया बताइए, 1/4 कर दिया, ठीक, तो बताइए फोर्स कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स, यस। 1/4 का रेसिप्रोकल करोगे 4, 4 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा 16, ठीक, 4 16 टाइम हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं, एग्जाम में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे, कौन सा, एक तो ये वाला कि डिस्टेंस को हाफ डबल कर दिया, तो डिस्टेंस को डबल करके फोर्स 1/4 हो जाएगा, यही चीज लिखी है, पढ़ लीजिए। इफ वी डबल द डिस्टेंस द ग्रेविटेशन फोर्स बिकम 1/4, करके भी दिखा दिया मैंने आपको, ठीक। डिस्टेंस को डबल कर दोगे, न्यू फोर्स एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द प्रीवियस वन, जितना फोर्स पहले था उसका 1/4 हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि डिस्टेंस को अगर हाफ कर दोगे, ये देखो, इफ वी हाफ द डिस्टेंस, ठीक, यहां पे देखिए, इफ वी हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, ओके, सो टू बॉडीज के बीच का डिस्टेंस अगर हाफ कर दिया, तो ग्रेविटेशन फोर्स कितना हो जाएगा, तो ग्रेविटेशन फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, ठीक। ये चीज मैं आपको करके दिखा देता हूं, ओके। ये इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, ठीक। अभी डिस्टेंस कितना है, d, ठीक, ओके। और अब डिस्टेंस हाफ हो जाएगा, यहां पे देखिए, अब हमने क्या किया, मासेस तो उतने ही है, डिस्टेंस हाफ कर दिया, तो अब ये मास m1 हो गया और ये मास m2 और डिस्टेंस हो गया हाफ, यानी कितना हो गया, d/2, ठीक। डिस्टेंस कितना हो गया, d/2, तो बताओ यहां फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, और हाफ होने का मतलब है पहले d था, अब d/2 हो गया है ना डिस्टेंस, तो हाफ कर दिया डिस्टेंस, तो दोनों पास पास आ गए, पास पास आ गए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। दिखाता हूं कैसे, देखो, नया फोर्स है F डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन में
दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि d/2 का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से कितना आ जाएगा, F डैश इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन में d का स्क्वायर d स्क्वायर, और अपॉन भाई ये स्क्वायर d को मिलेगा d का स्क्वायर, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। अब ये वाला 4 आके ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहां से हो जाएगा क्या, 4 इंटू जी m1 m2 अपॉन में d का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, F डैश इज इक्वल्स टू ये वाला 4 ऐसे ही रहेगा और इसकी जगह जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, F। ठीक, देखा, तो न्यू फोर्स पुराने वाले फोर्स का 4 टाइम्स हो गया। मतलब अगर यहां पर इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा था, 100 न्यूटन। ठीक, तो यहां पर इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, 4 इंटू 100 यानी कि 400 न्यूटन। कोई डाउट है, बताइए। और यही बात मैंने आपको डायरेक्ट पढ़ाई थी कि d से डिस्टेंस चेंज करके हाफ कर दिया, 1/2 कर दिया, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 2 का स्क्वायर 4, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। ओके, देखिए, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन द बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम, ठीक, लाइंग ऑन द ग्राउंड। सो ये अर्थ है और इसके ऊपर एक बॉल रखी हुई है। ठीक, सो बॉल का मास m1 कितना है, 1 किलोग्राम। बॉल है ये, बॉल का मास m1 1 किलोग्राम है। उसके बाद मास ऑफ द अर्थ को m2 बोल देते हैं, मान लो ये कितना है, 6 इंटू 10⁻24। अब सुनो, जब अर्थ के ऊपर कोई भी बॉडी रखी रहेगी तो जो अर्थ का रेडियस होगा ना, वही दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होगा, यहां से लेके यहां तक। ये वाली डिस्टेंस नेग्लेक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि बॉल का रेडियस बहुत छोटा होता है, तो वो अर्थ के रेडियस के सामने आप उसको इग्नोर कर सकते हो। हमेशा याद रखिएगा, जब भी जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर रखा रहेगा तो जो अर्थ का रेडियस होता है, नीचे अर्थ है येलो कलर का, ये अर्थ है और ऊपर बॉल है, ऊपर क्या है, बॉल है। तो ध्यान सुनिए, ठीक, जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर रखा रहता है, ठीक है ना, ओके, तो जो अर्थ का रेडियस है वही दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होता है, यानी कि जो अर्थ का रेडियस होगा ना, जो अर्थ का रेडियस होगा ना, वही दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। कितना है अर्थ का रेडियस, 6.4 इंटू 10⁻3। 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। अब किलोमीटर है तो मीटर में चेंज करोगे इसको, 6.4 इंटू 10⁻3। अब सुनो जरा ध्यान से भाई, ठीक, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, तो मीटर में करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, भाई ये किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर में आ जाएगा, और 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर में आ जाएगा, 10⁻³ का मतलब 1000 होता है। ठीक, अब यहां से क्या हो जाएगा, 6.4 इंटू बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 10⁻6 मीटर। ये आ गया इसका दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। ठीक, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया हुआ है 6.7 इंटू 10⁻11, और हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ, मतलब अर्थ कितने फोर्सेस को अट्रैक्ट कर रही है, और अर्थ जितने फोर्स से इस बॉल को अट्रैक्ट कर रही होगी, बॉल भी उतने ही फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट कर रही होगी, लेकिन अर्थ का इनर्शिया बहुत ज्यादा है। भाई बॉल को अगर मैं यहां से भी छोड़ूं, वो अर्थ पे क्यों गिर जाती है, क्योंकि बॉल का मास बहुत कम है, उसका इनर्शिया बहुत कम है, तो उस पर जैसे ही फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स,
तो बॉल तो एस्केलेट हो जाएगी, वो अर्थ पे गिर जाएगी अर्थ की तरफ, लेकिन अर्थ ऊपर नहीं आती बॉल की तरफ। क्यों? अर्थ का मास बहुत ज्यादा है ना, तो अर्थ का इनर्शिया बहुत ज्यादा है, अर्थ एस्केलेट नहीं होगी, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, उसमें एस्केलेशन नहीं प्रोड्यूस होगा। ठीक, लेकिन एक्शन रिएक्शन लॉ लगेगा यहाँ, याद रखिएगा। जितने फोर्स से अर्थ बॉल को अट्रैक्ट कर रही, उतने ही फोर्स से बॉल अर्थ को भी अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन अर्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, चलो इसको कैलकुलेट कर लो। F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर या r का स्क्वायर। जो करना हो कर लो भाई, आपकी बुक में कहीं r लिखा है आप r लिख लो, d लिखा है d लिख लो, जो लिखना है लिख लो। G कितना है? 6.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -11। ठीक, m1 m1 कितना है? 1 किलोग्राम। और m2 कितना है? मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 द पावर 24 अपॉन में r का स्क्वायर। r कितना है? 6.4 इंटू 10 द पावर 6। r का स्क्वायर। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सुनोगे क्या मेरी बात? ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ कितने फोर्स से इस बॉल को खींच रही है अपनी तरफ, तो ये रहा वो फोर्स, ये रहा वो फोर्स। ठीक, अब आप बोलोगे सर इसको कैलकुलेट कैसे करें? भाई मत करो, मत करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अर्थ जितने फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, ध्यान से सुनना, अर्थ जितने फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती, वही तो उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। तो इस बॉल का वेट कितना? इस बॉल का वेट कितना? तो जवाब है इस बॉल को जितने फोर्स से अर्थ खींच रही है, इतने फोर्स से, यही इसका वेट होगा। और वेट का फॉर्मूला तुम्हें पता है, तो क्या तुम वेट नहीं निकाल सकते हो बॉल का? क्यों भाई? वेट ऑफ द बॉल, वेट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी m इंटू जी। नहीं याद है तो याद कर लो, जिसको नहीं याद है याद करिए। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी। m किसका? जिस ऑब्जेक्ट को खींचा जा रहा है अर्थ के द्वारा। अर्थ किसको खींच रही है? बॉल को। तो मास किसका रखेंगे? बॉल का। तो वेट किसका आएगा? बॉल का। बात समझिए भाई, अर्थ ने इस बॉल पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया? आपने कहा जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इतना, लेकिन अर्थ जितने ग्रेविटेशनल फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को खींचती, वही तो ऑब्जेक्ट का वेट है। मतलब जो ऑब्जेक्ट का वेट आएगा वही ये कैलकुलेशन से भी आएगा, क्योंकि अर्थ ने जितने फोर्स से खींचा इस बॉल को, वही तो बॉल का वेट है। तो इसको कैलकुलेट करने से बढ़िया है बॉल का वेट निकाल लो। मास कितना है बॉल का? 1 किलोग्राम। और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब तक बोला ना जाए 9.8 रखेंगे, तो 9.8 इंटू 1 कितना आ गया? 9.8 न्यूटन। वेट भी तो एक तरीके का फोर्स है, तो यहाँ सॉल्व करके आंसर कितना आएगा? 9.8 न्यूटन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब भी 9.8 न्यूटन आएगा। आया कि नहीं आया बताइए? ठीक, ओके। तो अगर आपको अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा गया, अगर आपको कैलकुलेशन करने का नहीं मन है, तो आप क्या करो, जिस बॉडी पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा गया है सॉरी, उस बॉडी का वेट निकाल दो। तो हमने क्या किया? हमने बॉल का वेट निकाल दिया। तो जो बॉल का वेट है वही बॉल पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक, अब हम इतनी बात आज करेंगे, इनका एक सवाल बता देते हैं, फिर इसको हम एंड करेंगे। इसके आगे हम कल बात करेंगे। अब कल तक मेरा फीवर ठीक हो जाएगा अच्छी तरीके से। अभी फिर से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आ रहा है, काफी कम हो गया। ठीक है, अब कल से नहीं आएगा ऐसा उम्मीद लग रही है, थोड़ा ठीक लग रहा है।
कल तो बहुत 101 हो गया था क्लास लेते लेते। अब देखिए इनका एक क्वेश्चन है भाई, इनको क्वेश्चन जरा बता देते हैं। देखिए कह रहा है 2 stones thrown vertically upward simultaneously with the initial velocity u1 u2, ठीक, respectively. Prove that the height reached by them would in the ratio of u1 square to u2 square assume the upward escalation is minus g and downward escalation is plus g. Okay, ये ग्राउंड है और ग्राउंड से आपने दो स्टोन्स हैं, ये स्टोन फर्स्ट है और ये स्टोन सेकंड है, ठीक। इसको आपने फेंका कितनी वेलोसिटी से, इसको फेंका u1 वेलोसिटी से और इसको फेंका u2 वेलोसिटी से, ठीक। ये यहां तक जाता है टॉप तक, मान लो ये वाला स्टोन h1 हाइट तक जाता है, ठीक, और ये वाला स्टोन h2 हाइट तक जाता है। अब हमें नहीं पता कहां कहां तक जाता है, जस्ट ऐसे ही अंदाजा लगा रहे हैं हम लोग, है ना। अब कौन ऊंचाई तक जाता है, कौन थोड़ा नीचे रह जाता है, वो सब हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि दोनों जितनी भी हाइट तक जाते होंगे वहां पर जाके स्टॉप करेगा, तो इसका v1 कितना हो जाएगा, 0 फाइनल वेलोसिटी। अगर हम यहाँ से यहाँ तक मोशन की स्टडी करें तो ये पल भर के लिए रुकेगा ना भाई, जाके टॉप पे रुकेगा फिर वापस नीचे आएगा। तो हमने यहाँ से यहाँ तक की स्टडी करी और यहाँ पर v2 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये भी पल भर के लिए रुकेगा, हम यहाँ से आके स्टडी करेंगे। अब एक बार बताओ, इन सबको छोड़ो, आप पहले ये देखो, अगर हमने एक स्टोन को फेंका यहाँ से u वेलोसिटी से, ठीक, और v जाके 0 हो गया और हाइट इसने h गेन करी, ठीक, तो कौन सा लगेगा आपका बताओ, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि एस्केलेशन भाई फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक। तो यहां से हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a की जगह क्या हो जाएगा g, और s की जगह कितना डिस्प्लेसमेंट किया है h, और प्लस की जगह माइनस, क्योंकि जब ऊपर जा रहा होगा तो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साइन कैसा लेंगे, नेगेटिव, क्वेश्चन में दे भी रखा है, तो g का साइन नेगेटिव, और टॉप पे पहुंच के वेलोसिटी 0, तो v की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, यहां से माइनस 2gh इधर आएगा, सो 2gh इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, हाइट का रेशियो निकालना है, पहले हाइट की वैल्यू निकालो, हाइट कितना आ जाएगा, या ये सब आप छोड़ो, ये चीज देखिए आपने, तो यही चीज अगर हम फर्स्ट स्टोन पे लगा दें तो क्या बनेगा बताओ, 2gh1, क्योंकि h1 हाइट तक जाता है, इज इक्वल्स टू u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u1, तो यहाँ u1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और यही चीज हम स्टोन नंबर 2 पे लगा दें तो क्या बनेगा, 2gh2 इज इक्वल्स टू u2 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u2, देख लो आराम से। पहले आपको ये एक जनरल केस दिखाना पड़ेगा साइड में करके ऐसे, कि अगर किसी पत्थर को फेंकते हैं u वेलोसिटी से, h हाइट तक जाता है वो, वहां पर टॉप पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर होता है, पहले ये दिखाओगे, फिर बोलोगे फॉर स्टोन 1 2g, g तो वही रहेगा, g तो सबके लिए g है, लेकिन h की जगह h1, क्योंकि ये h1 हाइट तक जाता है, और कितनी वेलोसिटी से फेंका था, u की जगह u1 स्क्वायर आ जाएगा, u1 का स्क्वायर, और सेकंड स्टोन के लिए 2g कितनी हाइट तक जाता है, h की जगह h2 हाइट तक जाता है, ठीक, इज इक्वल्स टू कितनी वेलोसिटी से फेंका था u2, तो u2 का स्क्वायर, तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, यहां तक देख लीजिए, कोई समस्या हो तो बताइए, फिर नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें, पहले से साइड में करके दिखा देना, फिर लिख देना फॉर स्टोन 1 फॉर स्टोन 2, डायग्राम बना के, स्टोन 1 के लिए स्टोन 2 के लिए। अब 1 और 2 इक्वेशन आगे उठा के डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 1 बाई 2, कैसे डिवाइड करते हो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2gh1, और सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2gh2, फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, u1 का स्क्वायर,
और सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, u2 स्क्वायर, कुछ नहीं किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड, इक्वल टू लगा के राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड, 2g से 2g कट गया और h1 बाय h2 कितना आ गया, u1 का स्क्वायर बाय u2 का स्क्वायर, यानी कि हाइट h1 रेशियो विद हाइट h2, यानी कि स्टोन 1 ने हाइट h1 ली, स्टोन 2 ने हाइट h2 ली, h1 h2 का जो रेशियो है वो किसके इक्वल आ रहा है, u1 स्क्वायर रेशियो u2 स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। यही लेके आना था कि दोनों की हाइट का जो रेशियो है वो u1 स्क्वायर इस टू u2 स्क्वायर है। बताइए क्या डाउट है। ठीक है, अब आप जा सकते हो, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जाइए।